हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 26 जन 2024 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस दिन के इम्पोर्टेंस के बारे में तो आप सभी जानते हो, ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते। तो देखेंगे आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले टॉप न्यूज़ में हमारा आर्टिकल है, वो मालदीव में अभी चाइना की वेसल्स आ रही है, इससे संबंधित है। उसके बाद में खेड़ा में जो पुलिस एट्रोसिटी हुई थी 2022 में, उससे संबंधित। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में न्यूज़ हमारी पहली है, वो है कुंभ की एलिफेंट के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन के बारे में। उसके बाद में वर्ल्ड बिगेस्ट आइसबर्ग के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे उस्टलुगा बाल्टिक पोर्ट के बारे में, जो कि रसिया का एक पोर्ट है। नेक्स्ट देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। उसके बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में आज बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल आया है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है सुभाष चंद्र बोस जी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चाइना में अभी रिसर्च व्हीकल, चाइना का एक रिसर्च व्हीकल है, अभी वो आया है मालदीव में। चाइना का एक रिसर्च व्हीकल है, वो अभी मालदीव में जा रहा था। अब मालदीव में जा रहा है तो इंडिया के लिए कंसर्न है, क्योंकि मालदीव एक तो हमारा नेबर कंट्री है, हमारा पड़ोस है, पड़ोस में, और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व। इंडियन ओशियन में इसकी लोकेशन है, और इंडियन ओशियन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है वो तो हम सब जानते ही। तो जो चाइना का ये रिसर्च व्हीकल है ना, ये मालदीव में जा रहा, तो इंडिया को टेंशन है कि ये वहाँ जाके करेगा क्या। तो इंडिया ने मालदीव के सामने ये कंसर्न रेज किया। तो मालदीव ने भारत को आश्वासन दिया कि चाइना का ये जो रिसर्च व्हीकल आ रहा है, ये किसी भी प्रकार की रिसर्च नहीं करेगा, ये ओनली नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आ रहा है, और नॉर्मल जानकारी जो कि वहाँ के लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए आ रहा है। तो ये जो रिसर्च व्हीकल है वो किसी भी प्रकार से इंडिया के लिए खतरे की घंटी नहीं, मतलब इंडिया के लिए नुकसानदायक नहीं है, इस प्रकार का ये आश्वासन दिया गया मालदीव के द्वारा। और इससे पहले जो चाइना है ना, वो श्रीलंका में भी इस प्रकार का जो रिसर्च व्हीकल भेज चुका है। तो इंडिया के लिए बहुत ये कंसर्न्स वाले मुद्दे होते हैं, बिकॉज कि चाइना की ये जो गतिविधियाँ है ना, वो इंडिया की सॉवरेनिटी को वायलेट कर, क्योंकि ये जो एरिया है ना इंडियन ओशियन का, ये सदियों से भारत के अधीन था। सदियों से देखा जाता है यहाँ पर भारत का डोमिनेंस था। तो ये भारत के डोमिनेंस को चैलेंज करने वाली बात, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे गुजरात के खेड़ा में 2022 में पुलिस एट्रोसिटी देखने को मिली थी। पुलिस एट्रोसिटी किस प्रकार देखने को मिली थी, तो 2022 में क्या हुआ था, कुछ मछुआरे थे, उनको पकड़ लिया गया था पुलिस के द्वारा, और उनको बाहर पब्लिकली बांधकर पीटा गया था। तो ये पुलिस एट्रोसिटी होती है, उसका बहुत ही बड़ा उदाहरण था। अब उसके बाद में क्या हुआ, ये वीडियो वायरल हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेके आदेश दिया गवर्नमेंट को कि पुलिस है ना इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस को एक मर्यादा का पालन करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने डी के बासु जजमेंट थी 1996 की, 1996 की डी के बासु जजमेंट थी, उसका हवाला देते हुए कहा है कि जो ये पुलिस होती है ना, वो अपनी ड्यूटी है वो समझनी चाहिए, पुलिस को अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए, और ड्यूटी को रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फुलफिल करना चाहिए। पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती है, इस प्रकार जो पब्लिक के लिए है ना वो नहीं कर सकती है, एब्यूज नहीं कर सकती। तो पुलिस को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, एक पब्लिक भावनाओं में आकर इस प्रकार की गतिविधि नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के एक्ट करने से बचना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल उससे संबंधित था। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कुंभ की एलिफेंट के बारे में। न्यूज़ में क्यों अभी कुंभ की एलिफेंट है? कुंभ की एलिफेंट न्यूज़ में इसलिए है कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा तमिलनाडु गवर्नमेंट से ये कुंभ की एलिफेंट मांगी गई है, ताकि ह्यूमन एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे रोका जा सके। अब ह्यूमन एंड एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको ये एलिफेंट कैसे रोक। तो दरअसल जो कुंभ की एलिफेंट की बात करें तो ये कोई ऐसी एनिमल की या फिर एलिफेंट की कोई अलग प्रजाति नहीं है, ऐसी कोई अलग प्रजाति नहीं है। नॉर्मल जो एशियन एलिफेंट होते हैं उनमें कुंभ की एलिफेंट वो होती है, उनको ट्रेन किया गया होता है। एशियन एलिफेंट को ही ट्रेन किया गया होता है, उनका नाम कुंभ की एलिफेंट दिया। तो ट्रेन इस प्रकार से किया गया होता है कि वो क्या कहाँ जाना है, किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से दूसरे एनिमल की हेल्प कर सकते हैं, तो इस प्रकार से इन्हें ट्रेन किया जाता है। तो वो दूसरे एनिमल होते हैं उनको हेल्प करने का काम। तो कुंभ की एलिफेंट क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन बन, रिसेंटली एक न्यूज़ में था कुंभ की एलिफेंट, क्या ये नई एलिफेंट की प्रजाति है?
तो ये एलिफेंट की नई प्रजाति नहीं है, ये एक प्रकार के ट्रेन एलिफेंट है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक क्वेश्चन बन सकता है कुंभ की एलिफेंट क्या है, या कुंभ की क्या है, कुंभ की न्यूज़ में था किससे संबंधित, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो कुंभ की न्यूज़ में था कुंभ की एक एलिफेंट की ट्रेन प्रजाति है, एक एलिफेंट है, उनको ट्रेन किया जाता है, उन्हें कुंभ की एलिफेंट कहा। ये कहाँ का एलिफेंट? ये तमिलनाडु है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, कर्नाटक है, इन रीजन में ये एलिफेंट होते हैं। इनको ट्रेन किया जाता है, वो हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं? ये ट्रेन एलिफेंट होते हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उन्हें रोकने का काम करते हैं। दूसरे जो एनिमल है उनको कोई दिक्कत होगी, उनकी हेल्प करने का काम करते हैं। अगर कोई एनिमल है वो ह्यूमन सेटलमेंट की ओर आ रहा है, कोई एलिफेंट वगैरह, उसे रोकने का काम करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। कुंभ की जो नाम है ना, वो भी हेल्प से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, ये पूरा कुंभ की एनिमल, जो कुंभ की एलिफेंट है, उससे संबंधित आर्टिकल था। इस आर्टिकल में ओनली आपको इतना ध्यान रखना कि कुंभ की क्या है, कुंभ की वर्ड किससे संबंधित है। यूपीएससी ओनली क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इतना पूछेगा कुंभ की एलिफेंट या कुंभ की था वर्ड, वो किससे संबंधित। तो कुंभ की वर्ड कुंभ की एलिफेंट से संबंधित है। कुंभ की वर्ड कुंभ की एलिफेंट है, जो कि एक ट्रेन एलिफेंट है। ठीक है, ट्रेन एलिफेंट है जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का काम। उसके बाद में हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन के बारे में, हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन के बारे में। अब इसमें क्या क्या यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे तो ये आर्टिकल बहुत बड़ा दिया होगा, लेकिन हमें इतना पढ़ना नहीं है। यूपीएससी की दृष्टि से इतना सारा याद रहेगा भी नहीं। आपको इतना याद रखना, पहले तो हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। न्यूज़ में क्यों था ये? 75वें रिपब्लिक डे, अभी 75th रिपब्लिक डे का मौका है। इस मौके पर राष्ट्रपति जी है ना, इस कैंपेन को इनोग्रेट करेंगे। हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन है ना, राष्ट्रपति जी इस कैंपेन को इनोग्रेट करेंगे, इसलिए ये न्यूज़ में है। अभी पहले संविधान दिवस कौन सा मनाया जा रहा है, रिपब्लिक डे कौन सा मनाया जा रहा है? अभी जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उससे वो कौन सा रिपब्लिक डे है? तो ये 75वां रिपब्लिक डे है जो अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं था। अब इसमें एक और चीज़ याद रखनी, पहले तो न्यूज़ में क्यों है? 75वें रिपब्लिक डे के मौके पर इसे इनॉग्रेट किया गया राष्ट्रपति जी द्वारा, इसलिए न्यूज़ में है। फिर उसके बाद में है इससे संबंधित नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो इससे संबंधित जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है वो नोडल मिनिस्ट्री। हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन 75वें गणतंत्र दिवस द्वारा पर राष्ट्रपति जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मिनी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? नोडल मिनिस्ट्री है लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, अब इस संविधान का एम क्या है? जो हमारा ये कैंपेन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन है, इसका एम क्या है? इसका एम है जो हमारे संविधान में कमेंटमेंट दिए गए थे, हमारे संविधान में बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई है, उसे पूरा करना। ठीक है, उस बातों को पूरा करना, ये कैंपेन है, ये इस कैंपेन का एम है। एम समझ में आ गया आपको? क्या एम है इसका? संविधान में जो अच्छी वैल्यूज है, अच्छे कमेंटमेंट्स है, उसे पूरा करने का ये हमारा एम है। ठीक है, अच्छी जो वैल्यूज है उसे शेयर कर। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान 75वें रिपब्लिक डे के मौके पर इसे इनॉग्रेट किया गया। किसने किया? राष्ट्रपति जी द्वारा। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? लॉ एंड जस्टिस है वो नोडल मिनिस्ट्री, लॉ एंड जस्टिस नोडल मिनिस्ट्री। ठीक है, अब एम क्या है? संविधान के जो कमिटमेंट्स है, संविधान में जो अच्छी अच्छी बातें की है, उसे पूरा करने का वो एम है। ठीक है, थीम क्या है इसकी? सबको न्याय हर घर न्याय, सबको न्याय हर घर न्याय, ये थीम है। सबको न्याय हर घर न्याय, ये इस चीज़ की थीम है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट और यूटीज लेवल, मतलब गांव लेवल पर, जिलों के लेवल पर, और स्टेट और यूटीज यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लेवल पर अलग अलग कैंपेन चलाए। विलेज के लेवल पर विलेज को कनेक्ट किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर न्याय सहायक होंगे, और स्टेट और यूटीज के लेवल पर न्याय मेले लगेंगे। इन सब से होगा क्या? इन सब से क्या होगा? जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है ना, उनके बारे में लोगों को अवेयर किया। ये जो सब अलग अलग कैंपेन चलाए स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इन सब के माध्यम से लोगों को गवर्नमेंट की कैंपेन है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, उनके प्रति अवेयर किया जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको। फिर 2022 में 15 अगस्त 2022 पर, जो 15 अगस्त था 2022 में, उस दौरान जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उनके द्वारा नव भारत नव संकल्प एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री जी द्वारा नव भारत नव संकल्प एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 प्रण लिए गए थे और भारत को विकसित बनाने का टारगेट रखा। इस कैंपेन को भी हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ में विधि जागृति अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ में न्याय सेतु अभियान भी चलाया जा रहा है। न्याय सेतु में क्या होगा? लीगल सर्विस दी जाएगी। फिर एक दिशा स्कीम है, उसमें क्या किया जाएगा? अगर कोई लिटिगेशन हो जाती है तो प्री लिटिगेशन होती है ना, वो एडवाइस देने का काम किया जाएगा। उसके बाद में न्याय बंधु है इस स्कीम में, उसमें क्या किया जाएगा? एडवोकेट है ना, वो हेल्प करेंगे जो लोगों के पास में पैसे वगैरह नहीं है लीगल सर्विस से रिलेटेड, उनकी हेल्प करने का। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग आर्टिकल हो गया। इसमें कितना ध्यान रखना? इसमें हमें यही ध्यान रखना है इस पूरे आर्टिकल में कि हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन,
ये 75वें रिपब्लिक डे के मौके पर राष्ट्रपति जी द्वारा लॉन्च किया। यूपीएससी पूछेगा हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन पहले तो राष्ट्रपति जी द्वारा लॉन्च किया, ये तो पूछेगा नहीं। कब लॉन्च किए गए ये भी नहीं पूछेगा। यूपीएससी पूछ सकती है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है। फिर संविधान की एम क्या है इसका? तो इसका एम है वो है संविधान के जो कमेंट्समेंट है उसे पूरा करना। पहले लॉ एंड जस्टिस इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है। एम क्या है इसका? एम है संविधान के जो कमेंट्समेंट्स है बेस्ट वैल्यूज है उसे फुलफिल करना। ठीक है। एम। थीम क्या है? थीम है इसकी सबको न्याय हर घर न्याय, ये इसकी थीम है। सबको न्याय हर घर न्याय ये इस चीज़ की थीम है। तो नोडल मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस, एम संविधान के कमेंट्समेंट को पूरा करना, थीम सबको न्याय हर घर न्याय, ये चीज़ आपको याद रखनी। ठीक है। थीम सबको न्याय हर घर न्याय। क्या किया जाएगा? विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यूटीज लेवल पर अलग अलग कैंपेन चलाए जाएंगे। फिर इसमें कुछ कैंपेन दिए गए हैं जैसे कि 2022 में नव भारत संकल्प के बारे में था। नव भारत नव संकल्प जिसमें प्रधानमंत्री जी 2022 में जो 15 अगस्त ने तब ये लॉन्च किया था। उसके अलावा और कुछ कैंपेन दिए गए, एक बार देख लेना। बाकी मेन आइडिया होना चाहिए हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन, नोडल मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस, संविधान के कमिटमेंट को पूरा करने का एम है, सबको न्याय हर घर न्याय ये इसका थीम है। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है वर्ल्ड बिगेस्ट आइसबर्ग के बारे में जिसका नाम है A23A A23A वर्ल्ड बिगेस्ट आइसबर्ग जिसका नाम है A23A। न्यूज़ में क्यों? न्यूज़ तो इतना मैटर है नहीं हमारे लिए, है ये देख लेते हैं कि इसमें है क्या। तो A23A ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट आइसबर्ग है। A23A है ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट आइसबर्ग है। ठीक है। इसकी जो ये कैसे बना था? 1986 में ये अंटार्कटिका जो फ्लांसरन वहाँ से टूट के अलग हो गया। 1986 में ये अंटार्कटिका जो आइस शेल्फ है उसे टूट के अलग हो गया। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट आइसबर्ग है। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आ सकती है? क्वेश्चन में आ सकता है पहले रिसेंटली न्यूज़ में था A23A किससे संबंधित है? तो A23A वर्ल्ड का बिगेस्ट आइसबर्ग है। कब फॉर्मेशन हुआ था? 1986 में ये अंटार्कटिका से जो आइस शेल्फ है उसे टूट कर अलग हुआ। चीज़ें याद रखनी। A20A क्या है? A23A क्या है? A23A वर्ल्ड का बिगेस्ट और ओल्डेस्ट लार्जेस्ट आइसबर्ग है। 1986 में अंटार्कटिका से टूट के अलग हुआ था। अंटार्कटिका से टूट के अलग हुआ था। अब आइसबर्ग क्या होता है इसके बारे में देख लो। अगर क्वेश्चन में पूछे आइसबर्ग क्या होता है, किससे संबंधित होता है, तो आइसबर्ग होता है ना ये जो ग्लेशियर की सेल्फ होती है ना उसके टूट के अलग हो जाता है, उस टुकड़े को आइसबर्ग कहा जाता है। ग्लेशियर की जो सेल्फ होती है उस टुकड़े से टूट के अलग हो जाता है, इसे आइसबर्ग कहता है। ये ओशियन के ऊपर फ्रीली मूव करता है, टूट के अलग हो जाएगा और ओशियन के ऊपर करंट की हेल्प से अलग अलग जगह मूव करता रहता है। तो आइसबर्ग क्या है? आइसबर्ग जो ग्लेशियर से टूट के अलग हो जाता है। इसमें हमने क्या देखा? A23A क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट आइसबर्ग है। किससे अलग हुआ? अंटार्कटिका से अलग हुआ। आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग होता है जो ग्लेशियर से टूट के अलग हो जाता है, वो आइसबर्ग होता है और ये ओशियन के ऊपर फ्रीली मूव करता है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन की बात करें तो ये टूटने से अलग होता है, किसी ग्लेशियर से टूट के अलग हो जाने से इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये टूटता कैसे है? तापमान बढ़ जाने से जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघल जाते हैं, इससे ये बनता है। फिर ओशियन जो करंट होती है उससे भी ये बनता है। फिर क्या होता है? ट्रोपोग्राफी होती है, नीचे कैसे ट्रोपोग्राफी है उससे भी बनता है। जो विंड है, विंड की स्पीड किस प्रकार की है, विंड का पैटर्न कैसा, उससे भी ये बनता है। क्लाइमेट चेंज है, वो भी जो टेम्परेचर उसे इंक्रीज कर देते उससे भी बनता है। टाइड फोर्स से भी बनता है, टाइड का कितना फोर्स है उससे भी ये बन सकता है। ठीक है। सी के नीचे आइस का लेवल कितना है उससे बनता है। स्नो का जो एक्यूमुलेशन होता है उससे भी बनता है। ह्यूमन एक्टिविटी से बनता है। तो आइसबर्ग का फॉर्मेशन कैसे होते हैं आपको ये चीज़ें भी याद रखनी। यूपीएससी इस पर डायरेक्ट पूछ सकता है। टेम्परेचर से, ओशियन करंट से, ट्रोपोग्राफी से, विंड पैटर्न से, क्लाइमेट चेंज से, सी आइस के लेवल से, स्नो एक्यूमुलेशन से, ह्यूमन एक्टिविटी से, इस प्रकार से आइसबर्ग बनता है। ठीक है। ये पूरा आर्टिकल था आइसबर्ग से समझ। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसके लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लोकेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या है? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है बाल्टिक सी में उस्त-लुगा एक पोर्ट है। उस्त-लुगा पोर्ट है, उस पर यूक्रेन के द्वारा अटैक किया गया है, रशिया ने ऐसे क्लेम किया है। ठीक है। तो उस्त-लुगा ये पोर्ट है, इसकी लोकेशन देख लेता है। उस्त-लुगा पोर्ट की लोकेशन देख लेते हैं। उस्त-लुगा पोर्ट है ना, ये कहाँ पर है? ये बाल्टिक सी। उस्त-लुगा पोर्ट है, ये बाल्टिक सी। कहाँ पर है ये उस्त-लुगा पोर्ट? उस्त-लुगा जो पोर्ट है वो है पहले तो बाल्टिक सी में। इसकी लोकेशन याद रखना, बाल्टिक सी में ये स्थित है। ठीक है। और ये फिनलैंड गल्फ है ना उसके पास में। बाल्टिक सी में फिनलैंड गल्फ है, उसके ये पास में बाल्टिक सी, फिनलैंड गल्फ। आपको ये चीज़ याद रखना। उस्त-लुगा पोर्ट कहाँ पर है?
उसलो का पोर्ट है वो बाल्टिक सी, उसके आगे है फिनलैंड गल्फ, वहाँ पर ये सिचुएटेड, उस रीजन के आसपास सिचुएटेड है, वहाँ पर यूक्रेन ने अटैक किया। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्या याद रखना, बाल्टिक सी है ना, उसके बारे में देख लो। बाल्टिक सी की बॉर्डर है वो किस किस देशों से लगती है, तो देखो ये रहा बाल्टिक सी। अब इसकी बॉर्डर कंट्री देखो, ऊपर है डेनमार्क, फिर है जर्मनी, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रसिया, लिथुनिया, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन। ये चीज़ें आप याद रखना, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रसिया, लिथुविया, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन। फिर से बोलूँगा मैं, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रसिया, लिथुविया, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन। चीज़ें याद रखना, इन 9 देशों से इसकी सीमा लगती है, 9 देशों से बाल्टिक सी की बॉर्डर लगती है। बाल्टिक सी की बॉर्डर किस किस देशों से लगती है, 9 देशों से। कौन कौन से, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रसिया, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन। ठीक है, फिर गल्फ ऑफ, यहाँ पे ऊपर देख लो ना, गल्फ ऑफ बोथनिया भी है। गल्फ ऑफ बोथनिया किस किस देशों के बीच में है, गल्फ ऑफ बोथनिया है वो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड किस किस के बीच में, वो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में। ऊपर से स्वीडन है, नीचे एस्टोनिया है, बीच में है फिनलैंड, तो फिनलैंड कॉमन है दोनों के लिए। तो गल्फ ऑफ बोथनिया है वो है स्वीडन और फिनलैंड के लिए, और ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है वो फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है बाल्टिक सी। यहाँ देख लो, ये स्टेट ऑफ दोवार है, ये इंग्लिश चैनल है। स्टेट ऑफ दोवार, जो स्टेट ऑफ दोवार है ये यूके और बाकी जो यूरोप है ना, यूरोपियन कंट्रीज, उसके बीच में है। तो स्टेट ऑफ दोवार और ऊपर है यूके। फिर ये इंग्लिश चैनल है, ये नॉर्थ सी है। ठीक है, नॉर्थ सी से आप क्रॉस करके बाल्टिक सी में जा सकते हो। ठीक है, नॉर्थ सी को क्रॉस करके आप बाल्टिक सी में जा सकते हो। और ऊपर ये रहा अटलांटिक ओशियन। तो ये चीज़ आप याद रखना। एक चीज़ और भी याद रखना कि नॉर्थ सी और जो बाल्टिक सी है ना, इसका टेम्परेचर अलग अलग, बिकॉज कि नॉर्थ सी ओपन है, यहाँ पे करंट आती रहती है, और जो बाल्टिक सी है वहाँ पर बहुत सारी रिवर आती है, तो इनका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर सेम नहीं है। तो ये पूरा डिटेल में हमने मैप देख लिया। पहले बाल्टिक सी के बारे में देख लिया, उसके नेबर कंट्री कौन कौन सी है जो अभी न्यूज़ में था। ठीक है, ये जो बंदरगाह था न्यूज़ में उस्तलुगा, ये कहाँ पर है, बाल्टिक सी में ऊपर है। फिनलैंड के बारे में देखा, गल्फ ऑफ फिनलैंड के बारे में, गल्फ ऑफ बोथनिया के बारे में। तो ये इस पूरा डिटेल में हमने देखा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। न्यूज़ में क्यों, अभी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई थी। इनका बर्थ हुआ था 23 जनवरी को, ये हर साल मनाई जाती है। ठीक है, तो इसी 23 जनवरी इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1997 में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कैसे रूप में मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को पराक्रम दिवस के रूप में इनके जन्म को मनाया जाता है। ठीक है, इनकी उपलब्धि क्या क्या किया था इन्होंने, तो इन्होंने 1919 में भारतीय सिविल सर्विस यानी इंडियन सिविल सर्विस है ना, उसको क्रैक किया था। भारतीय सिविल सर्विस को उन्होंने 1919 में इन्होंने क्रैक किया था, और बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पहले 1919 में सिविल सर्विस बने। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में इनका प्रभाव है ना, विवेकानंद जी का इन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। स्वामी विवेकानंद जी का इन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। वो इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। विवेकानंद जी है ना, उनको अपना गुरु भी मानते थे। और राजनीतिक गुरु है ना, ये CR दास थे, चिंतरंजन जी दास, CR दास यानी राजनीतिक गुरु थे इनके। चिंतरंजन दास थे इनके राजनीतिक गुरु थे। तो इनके बारे में अपनी क्या क्या देखा, 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था कटक ओडिशा में। पराक्रम दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। 1919 में इन्होंने सिविल सर्विस क्रैक किया था, और विवेकानंद जी का अपना गुरु मानते हैं। आध्यात्मिक गुरु है वो विवेकानंद जी को मानते हैं, राजनीतिक गुरु है वो चिंतरंजन दास जी को मानते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में इन्होंने फॉरवर्ड नाम का एक न्यूज़पेपर भी छपवाया था। फॉरवर्ड नाम का न्यूज़पेपर किसने छपवाया था, फॉरवर्ड के संपादक कौन थे, फॉरवर्ड न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। तो फॉरवर्ड न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, 1921 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में इन्होंने स्वराज नामक एक समाचार पत्र भी शुरू किया था, फॉरवर्ड के संपादक के रूप में। फॉरवर्ड के संपादक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड के संपादक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। फिर इन्होंने स्वराज नामक जो पत्रिका थी उसको शुरू किया। स्वराज नामक पत्रिका शुरुआत किसने की थी, वो भी सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, बाद में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल नाम की एक बुक लिखी थी, जिसमें 1920 से 1942 तक के जो आंदोलन था
उसके बारे में था। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे, इंडियन स्ट्रगल बुक के लेखक कौन थे, इंडियन स्ट्रगल बुक के राइटर कौन थे, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल बुक के लेखक कौन थे, राइटर कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, जो 1920 से 42 तक की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कवर करती है। इनके नारे कौन कौन थे, इनके स्लोगन कौन कौन से थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद दिल्ली चलो, ये इनके प्रसिद्ध नारे थे। 1992 में इनको दिया गया था भारत रत्न, 1992 में इनको भारत रत्न दिया गया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया बिकॉज कि इनकी मृत्यु है ना वो कन्फर्म नहीं थी, इनकी डेथ कन्फर्म नहीं थी, इसलिए बाद में ये वापस ले लिया गया था। ठीक है, बाद में ये वापस ले लिया गया था। ये भारत में इतिहास में एकमात्र ऐसी घटना है जो भारत रत्न देने के बाद में वापस ले लिया हो। ठीक है, कांग्रेस में शामिल हुए थे 1981 में, ये कांग्रेस में शामिल हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, और 1923 में ये भारतीय जो युवा कांग्रेस है उनके अध्यक्ष बने थे, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी बन गए थे। ठीक है, 1930 में इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। 1930 की देशों में वो जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय के साथ में जुड़े हुए थे, अच्छे से इन्होंने जवाहरलाल नेहरू एम.एन. रॉय के साथ में काम किया। बाद में इन्होंने डोमिनियन स्टेटस यानी मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी ना डोमिनियन स्टेटस की, उसका विरोध भी किया था, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे ये पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस के पक्षधर थे, इसलिए डोमिनियन स्टेटस की एक रिपोर्ट थी मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट, उसलिए डोमिनियन स्टेटस की मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी उसका इन्होंने विरोध भी किया था, क्योंकि ये है जवाहरलाल नेहरू है, ये सब चाहते थे, फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, और डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में, तो इसका विरोध किया था। और बाद में CDM और गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसका विरोध भी किया था इन्होंने कि गांधी इरविन समझौता नहीं किया जाना। इन्होंने 38 और 39 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। कांग्रेस में हीरापुर जो हुआ था ना, हीरापुर सत्र हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे ये चुनाव जीते थे, अध्यक्ष भी बने थे, और 39 में फिर वापस चुनाव हुए थे, और इन्होंने गांधी जी की एक उम्मीदवार थी पट्टाभी सीतारामैया, उनको चुनाव में हरा दिया और ये जीत गए थे। 1939 में गांधी जी के एक उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको हराया और ये चुनाव जीत गए थे। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और ये कब हुआ था 1939 में हुआ था। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस छोड़ दी थी, और इनकी जगह फिर अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। पहले ये बने थे हीरापुर में जीत गए थे और रहे थे 1 साल के लिए 38 में, और 39 में त्रिपुरा में हुआ था। त्रिपुर में इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया, ये जीत गए, और बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसकी जगह राजेंद्र प्रसाद नए अध्यक्ष बन गए थे। उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना भी की थी। ये सारी पढ़ के आप याद कर सकते हो, एक बार मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको पढ़ के याद ही करना होंगे, ऐसे में समझाने वाली कोई बात है नहीं। तो इन्होंने नई पार्टी की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश में मक्कीर में इन्होंने नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। इन्होंने सशस्त्र बल उनमें भूमिका निभाई। ठीक है, सशस्त्र बोला आर्म्ड फोर्सेस, उसमें भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय सेना IN की स्थापना की, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, और जापानी नियंत्रण वाला सिंगापुर है वहाँ पहुँच गए थे। ये सारा आप देख सकते हैं। वहाँ दिल्ली चलो नारा दिया इन्होंने। फिर देश को आज़ाद करने के लिए भारतीय सेना का गठन किया था। 1943 में INS के नेतृत्व में सिंगापुर भारत के लिए सरकार का भी गठन किया था। ठीक है, एक अंतरिम सरकार का भी गठन किया था। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था। फिर रानी झांसी रेजिमेंट भी बनाई थी। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु के बारे में 1945 में कहा था ताइवान में इनकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, इनके नाम पर एक सम्मान भी दिया जाता है, इनके नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है आपदा प्रबंधन के लिए। इनके नाम पर एक पुरस्कार भी है जो केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जो आपदा के लिए अच्छा काम करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, वो दिया जाता है जो आपदा के लिए अच्छा काम करता है। ठीक है, इनको पुरस्कार दिया, इनके नाम पर ही दिया गया था। ये केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार में 51 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो ये पूरा सुभाष चंद्र बोस के बारे में था, और पूरा आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे तो समझने वाली कोई बात है नहीं, बस इसको रट लेना पूरा, है ना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म क्या हुआ था, कब हुआ था, पूरी इनकी बुक कौन कौन सी थी, न्यूज़पेपर कौन कौन से थे, एक बार डिटेल में देख लेना अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाद में ये क्वेश्चन देख लेना, कल इस पर डिस्कस करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स से संबंधित ये क्वेश्चन उसको देख लेना। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, हमने कल का क्वेश्चन था बॉर्डर बिटवीन इंडिया म्यांमार किन किन राज्यों की सीमा लगती है। त्रिपुरा से नहीं है। ठीक है, इसकी जगह मिजोरम है, तो पहला फॉल्स है। दूसरा है अनंत सूत्र के बारे में ये ट्रू है। फिर है कच्चीपुड़ी डांस से संबंधित है, इसमें हिंदुस्तानी कर्नाटक म्यूजिक होता है, तो ये फॉल्स है। फिर है हेपेटाइटिस बी है, ये बैक्टीरियल नहीं है, वायरल डिजीज है, तो ये फॉल्स है। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन ये मिशन से संबंधित है, ये स्कीम सही है, तो इसमें लास्ट में ट्रू आएगा। ठीक है, फिर ये हमारा एक और क्वेश्चन है, आप कल देख के आना, ये ऑपरेशन दोस्ती वगैरह है ना, ये देख लेना। मैच द फॉलोइंग है। उसके बाद में नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है ऑपरेशन सर्वशक्ति के बारे में, ये आप देख लेना। फिर हाइड्रोजन ग्रीन मिशन से संबंधित एक स्टेटमेंट दी गई थी, हमारा जो कल का वो था ना, इसमें बहुत स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी।
उसके बाद में एक हमारा लास्ट और क्वेश्चन था, वो था काबिल से संबंधित। काबिल से संबंधित जो हमारा है उसमें पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, दूसरी करेक्ट है, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया तो ए होगा। ठीक है, तो आज की डिस्कशन में इतना ही है। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।